अच्छा, अब इसकी लिमिटेशंस, लिमिटेशन की तरफ आ जाते हैं कि लिमिटेशन क्या क्या है क्रेडिट क्रिएशन की। अब total amount of cash, the amount of credit is dependent on the initial size of the money supply, the larger is this the more credit can be created। तो मैंने आपसे अभी ऊपर भी हमने पढ़ा कैश लीकेज का, कि अगर लेंडर बैंक को ज्यादा पैसे देगा तो बैंक आगे जाके ज्यादा ट्रांसफर करेगा, बैंक लेंडर बैंक को कम पैसे देंगे तो बैंक आगे जाके कम ट्रांसफर करेगा। तो बैंक के पास अगर ज्यादा अमाउंट्स पड़ी है बैंक के पास तो वो आगे जाके ज्यादा ट्रांसफर करेगा, बैंक के पास अगर कम अमाउंट्स पड़ी है तो बैंक कम ट्रांसफर करेगा। तो पहला इसका जो लिमिटेशन है ना वो ये है कि वो डिपेंड करता है आपकी सप्लाई ऑफ मनी पे। तो बैंक अगर ज्यादा सप्लाई ऑफ मनी करेगा, बैंक के पास पैसे ज्यादा होंगे तो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस भी स्पीड अप होगी और ज्यादा होती जाएगी। लेकिन अगर उसके पास पैसे कम है, ठीक है ना, तो वो आगे जाके कम ट्रांसफर करेगा और ये प्रोसेस खराब हो जाएगा। तो इसकी पहले लिमिटेशन ये है। दूसरी बात ये भी हमने पढ़ा यार, साइज ऑफ द रिजर्व रेशियो। अगर सेंट्रल बैंक ज्यादा रिजर्व रेशियो ज्यादा रखेगा तो वो बैंक कम आगे जाकर ट्रांसफर करेगा, वो रिजर्व रेशियो की साइज कम रखेगा तो वो कम ट्रांसफर करता जाएगा, ठीक है ना। लिक्विडिटी प्रेफरेंस ये भी आपने ऊपर पढ़ा, जिस तरह वो हमने कैश लीकेज में पढ़ा कि कुछ लोग अपने लिए बैंकों में बजाय से कि बैंकों में पैसे रखें, वो अपनी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए घर में पैसा रखना पसंद करते हैं कैश की फॉर्म में। तो वो आगे जाके या तो बैंक में रखते ही नहीं है, अगर बैंक में रखते भी हैं तो वो कम रखते हैं, कुछ पैसे अपने पास रखते हैं। सेंट्रल बैंक भी कभी कभी सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज भी होती हैं कि वो क्रेडिट सप्लाई को कम करें। मतलब मैंने आपसे कहा था ना उस दिन, डिस्काउंट रेट पॉलिसी के थ्रू, ओएमओ के ऑपरेशन के थ्रू। तो क्रेडिट क्रिएशन फॉर एग्जांपल अगर बैंक कमर्शियल बैंक चाहती है कि यार हम लोगों को ज्यादा कर्जा दें, ठीक है ना, ताकि इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट क्रिएशन हो, लेकिन सेंट्रल बैंक कहते हैं नहीं यार आप ना दो। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसे दोगे तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अराइज होने का खतरा है, तो आप ये ना दो। तो सेंट्रल बैंक की अपनी पॉलिसीज भी होती हैं जिसकी वजह से वो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस खराब हो जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटीज, बैंक विल नॉट इशू टू क्रेडिट टू एवरीवन, दे विल ओनली इशू। हाँ, इसमें यह कि अवेलेबिलिटी फॉर एग्जांपल बैंक हर किसी को लोन नहीं देता है। मैंने कल आपसे कहा था ना, मलिक रियाज मियां मंशा जाएगा तो उसको खुशी खुशी लोन देगा, ठीक है जी, लेकिन गांव का कोई और बंदा जाएगा, गुल खान सलीम खान जाएगा तो उसको नहीं देगा। तो बैंक उन लोगों को कर्जा देता है, ठीक है, जो उनके पास सिक्योरिटी रखवाते हैं। जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, गारंटी या जमानत नहीं रखवा सकते, वो उनको लोन नहीं देगा। तो तब भी आपका जी बादाम गुल शमन गुल, ठीक है ना, तो वो उनको लोन नहीं देगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है जी। तो जी आप इसको जरा देख लें, पढ़ लें, शाबाश। तो अभी अहमद आसिफ खाकान, सलमान शाबाश अजहर, शाबाश सबा, शफकत सुंदर, कुछ शाबाश, क्लियर। यहाँ से अगर आपने और कुछ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आपने क्रेडिट क्रिएशन जरूर पढ़ना है जी, ठीक है ना। सब पढ़ के ना समझ के ना याद करना है भाई। इस पे सवाल आ चुके हैं पास पेपर में, इस पे ठीक ठाक सवाल आ चुके हैं, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर हुआ सुंदस आपको और अजहर को? आपने सी सवाल किया, आई बोला जायज कि मेरे माई मिस्टेक, थोड़ा सा मैं उसको मिस कंसेप्ट कर, ठीक है जी। इसको तो आपने पढ़ना है, ठीक है ना, इसको बस समझ के ना बस एक दफा ही पढ़ लें, क्लियर इस चैप्टर में। अच्छा, ये भी आप लोगों ने उधर पहले क्रिएट, अगर इस चैप्टर में पहले क्रिएट क्रिएशन पे फोकस करना ज्यादा, फिर इस सवाल पे फोकस करना है, ठीक है ना, कि क्रेडिट क्या होती है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर सारे नहीं तो कुछ याद कर लो, ठीक है। और बस में और कुछ भी तो नहीं था। और ये सॉरी, ये क्रेडिट की डिफिनीशन, ये टाइप्स ऑफ क्रेडिट, इसको थोड़ा समझ लें, ये तो आसान है। और ये एडवांटेजेस, ये इस पे ज्यादा फोकस है। तो यहाँ से क्रेडिट क्रिएशन और एडवांटेज ऑफ क्रेडिट ये सवाल आ चुके हैं जी, इसके चांसेस हैं, ठीक है, बाकी को आपने समझना है। ये तो नया चैप्टर शुरू कर लें, 10-5-12 मिनट से, चलो ठीक है कर लेते हैं।
आसान है, ये आसान है, बस ये टेक्निकल थे, ये चैप्टर टेक्निकल थे, ये आसान है। थोड़ा आज थोड़ा पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, बाकी कल पढ़ लेंगे। होप्स हो कि ईद से पहले इंशाल्लाह सुकून से खत्म हो जाएगा हमारा कोर्स इंशाल्लाह। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड, दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड भी है, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस भी है जी, और चैप्टर का नाम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी। क्लियर जी, आसान सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। इस चैप्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर इस चैप्टर में, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले आप वो पढ़ लें, ठीक है, वो चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर आपने, बाकी चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन वाला, ठीक है ना, वो हमने जो पब्लिक फाइनेंस वाला, पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर तो खैर आप आखिर में पढ़े, क्लियर जी। लेकिन इस चैप्टर को आपने ना हर हाल में करने, भाई जो भी हो, ये बस ये चैप्टर आप लोगों ने करना है, यहाँ से ठीक ठाक 7-8 मार्क्स का सवाल आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या चीज? देखिए, हमारे पास दो तरह की वो होती है, या तो एक मुल्क इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो मुल्क से बाहर जो चीज हम बेचते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, और मुल्क के अंदर जो चीज हम विद इन द कंट्री लेकर आते हैं उसको हम कहते हैं इंपोर्ट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है ना, चाहे बिटवीन द कंज्यूमर हो, बिटवीन द बिजनेसमैन हो, बिटवीन द गवर्नमेंट हो, एक मुल्क के दूसरे मुल्क के आपस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दो मुल्कों के दरमियान, चाहे दो मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान हो, चाहे दो मुल्कों के बिजनेसमैनों के दरमियान हो, चाहे दो मुल्कों के बायर्स और सेलर के दरमियान, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें लेन देन होती है, जिसमें खरीदो फरोख होती है, जिसमें गिव एंड टेक होती है, जिसमें आपकी टेक्निकल बात में जिसमें कंसिडरेशन होती है, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है जी। सो दो मुल्कों के कंज्यूमर्स के दरमियान, दो मुल्कों के बिजनेसमैन के दरमियान और दो मुल्कों के गवर्नमेंट के दरमियान जो भी ट्रांजेक्शन होगी, उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। या इसको आप कह सकते हैं कि जो चीजें हमने इंपोर्ट की और जो चीजें हमने एक्सपोर्ट की, उनकी वैल्यू को जब हम ऐड कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। की कितनी की एक्सपोर्ट हुई और कितनी की इंपोर्ट हुई, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है जी। तो दो डिफिनीशन है, या तो दो मुल्कों के दरमियान जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे, जो फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ज्यादा आती है, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट हमारी आती है 2 बिलियन की और इंपोर्ट हमारी आती है 1 बिलियन की, तो हम कहते हैं कि यार ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है जी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, ये आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। नॉर्मली करंट अकाउंट होते हैं, क्या करंट अकाउंट डिफिसिट में चला गया, करंट अकाउंट डिफिसिट में चले गया, ठीक है ना, इस तरह की, ये खास कर अभी खान साहब की हुकूमत में आपने बड़ा सुना होगा, ठीक है। एक होगा करंट अकाउंट, एक होगा कैपिटल अकाउंट और एक होगा फाइनेंसिंग अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, लेकिन इन दोनों को नॉर्मली हम कंबाइन लेके लिखने की, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंसिंग अकाउंट, एंड डाल के ना हम इसको एक ही बना लेते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंसिंग अकाउंट। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए हमने सिर्फ एक दो टर्मिनोलॉजी, थोड़ा सा आगे जाते हैं और दो टर्मिनोलॉजी देखते हैं। एक होगा, जैसे चैप्टर का नाम भी है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अलहदा चीज है और बैलेंस ऑफ ट्रेड अलहदा चीज है। इसको हम थोड़ा सा फॉर टाइम स्किप कर लेते हैं और इधर आ जाते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब हम सिर्फ गुड्स यानी टेंजिबल थिंग्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे, जब हम, आई रिपीट, कि जब हम सिर्फ गुड्स यानी टेंजिबल थिंग्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। आई रिपीट अगेन, कि जब हम सिर्फ गुड्स यानी टेंजिबल थिंग की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन जब हम गुड एंड सर्विसेज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे, जब हम गुड एंड सर्विसेज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे, यानी टेंजिबल और नॉन टेंजिबल थिंग्स दोनों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, ठीक है जी।
अब ये देखें, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट कंसर्न विद द ट्रेड ऑफ विजिबल गुड्स, यानी मटेरियल थिंग। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान ने इस साल जो है ना यार इतने स्पोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट किए, स्पोर्ट गुड्स फॉर एग्जांपल इतने बैट बॉल ने एक्सपोर्ट किए, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान ने जो है ना इतना आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंपोर्ट किया, या पाकिस्तान ने इस दफा इतना एल्यूमिनियम इंपोर्ट किया, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इतना फॉर एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट से वो इंपोर्ट किए। तो ये हम सिर्फ टेंजिबल थिंग्स की बात करते हैं ना, तो ये आएंगे सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड में। लेकिन जब हम बात करेंगे कि यार पाकिस्तान ने तो एक्सपोर्ट भी की बैट्स की और बॉल्स की, पाकिस्तान ने तो आर्म्स एम्यूनिशन की इंपोर्ट भी की, लेकिन पाकिस्तान में यार जो इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं ना, वो भी जाके उन्होंने इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी बाहर काम किया, इतने डॉक्टर ने भी जाके बाहर काम किया, हमने इतने डॉक्टर भी एक्सपोर्ट किए, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मतलब एक्सपोर्ट कर लिए, ठीक है ना। बाहर से इतने इंजीनियर आए, यूके यूएस से इतने इंजीनियर आए, उन्होंने पाकिस्तान में इतना काम किया। तो इन अदर वर्ड्स की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक वास्ट टर्म है बैलेंस ऑफ ट्रेड से, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ टेंजिबल थिंग की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, विजिबल और नॉन विजिबल थिंग्स दोनों की बात करेंगे। क्लियर? तो इन दोनों का फर्क क्लियर है? कभी कभी वो आपसे ये फर्क भी पूछ लेता है, तो ये आप जरा बताएं मुझे कि अब ये क्लियर है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो तो आपको हमें लग गया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अभी आपको चैप्टर का कम से कम इतना पता तो लगे कि इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों कहते हैं, कि उसमें दोनों विजिबल और नॉन विजिबल थिंग्स हो दोनों में, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ विजिबल थिंग की हम बात करें, टेंजिबल थिंग की हम बात करें, तो वो आ जाते हैं हमारे पास अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बीओटी में। एक बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक बीओटी है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है जी। तो इसको आप इस तरह से भी दे। अब करंट अकाउंट में क्या है, मैंने आपसे कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 तरह के अकाउंट होंगे। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट किन किन चीजों पर मुश्तमिल होते हैं, करंट अकाउंट में हम किन किन चीजों पर बात करते हैं, ट्रेड इन गुड्स। इसमें हम सिर्फ वो चीजें लिखते हैं कि जो विजिबल थिंग हो, जिसकी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हो, विजिबल थिंग्स की, तो चाहे वो फिनिश गुड हो, चाहे सेमी गुड्स हो, चाहे मटेरियल हो, तो जिन जो भी चीज हो लेकिन वो टेंजिबल हो तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। ट्रेड इन सर्विसेज, जो हमने सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, हमने चार्टर अकाउंटेंट एक्सपोर्ट किया, हमने डॉक्टर एक्सपोर्ट किए, फॉर एग्जांपल हमने कोई और एचआर एक्सपोर्ट किया, लेकिन वहां से हमने इंजीनियर इंपोर्ट किए, तो वो करंट अकाउंट में आएंगे, लेकिन किस हेड के अंदर आएंगे, ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर। तो इसमें सिर्फ टेंजिबल थिंग आएंगे, इसमें सिर्फ नॉन टेंजिबल थिंग्स आएंगे, और दोनों को मिला के हम कहेंगे कि यह बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। इसको अलग इसको कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक होती है इन्वेस्टमेंट इनकम, यार अगर फॉर एग्जांपल किसी आप किसी कंपनी ने जाके बाहर कोई सब्सिडरी ली है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हायर ने जाके बाहर कोई कंपनी ली है, ठीक है, सब्सिडरी, तो उस पे जाके जो डिविडेंड आएगा वो हम इन्वेस्टमेंट इनकम में लिखेंगे। भाई हमारे पाकिस्तान ने आगे जाके किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट किए, तो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो हम इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर लिखेंगे, इस हेड के अंदर, ठीक है जी। ट्रांसफर, ट्रांसफर जो होंगे फॉर एग्जांपल हमें कोई ग्रांट या एड मिलेगी, तो वो भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर हेड के अंदर आएंगे। जिस तरह यार आपका बैलेंस शीट होता है ना, तो आप बैलेंस शीट में लिखते हो करंट एसेट, नॉन करंट एसेट पर करंट एसेट के आप अंदर लिखते हो इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। इसी तरह ये भी एक आप देख लो कि एक बैलेंस शीट टाइप चीज है, जिसमें करंट अकाउंट होगा, करंट अकाउंट में फिर आगे जाके सब हेडिंग बने होंगे, ठीक है। तो करंट अकाउंट के इसमें कोई कंफ्यूजन, शाबाश पूछे, शाबाश शाबाश। ठीक है जी। अब कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट का उसने जाके एक और हेडिंग बनाया, तो मैंने आपसे कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 तरह के अकाउंट बनेंगे। करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट इन चीजों पे मुश्तमिल होगा। फिर हमारे पास कैपिटल और फाइनेंसिंग अकाउंट इन चीजों पे। रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि यार आपने जाके किसी बाहर के मुल्क में कंपनी बनाई डायरेक्ट, भाई हायर ने जाके ना उधर एक सेटअप खोल लिया, एक ब्रांच अपना खोल लिया जाके यूके में या यूएस में या कनाडा में, एज्यूम दैट, ठीक है ना।
तो वहां से जो इनकम आएगी ना तो वो कैपिटल अकाउंट की कैपिटल फाइनेंसिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन किस हेड के अंदर आएगा? रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने उधर जाके कोई इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना, लेकिन उस जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इधर हम इज्यूम कर लेते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस कंपनी में आपका कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब ये कि 50% से ज्यादा शेयर आपके पास है। लेकिन इधर हम ये इज्यूम कर लेते हैं कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपको उस पर कंट्रोल नहीं है, उस कंपनी में 50% से कम शेयर है। तो कंट्रोल आपके पास तब आ जाता है जब आपकी 50% से कम शेयर हो किसी कंपनी में, और जब आपके पास कंट्रोल होता है तो 50% से ज्यादा शेयर। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, आपने कहीं जाके कोई ऑप्शंस वगैरह लिए हैं, उससे जो प्रॉफिट कमाया है हुकूमत ने वो आएंगे, और रिजर्व गोल्ड की शक्ल में। आपके पास अगर कोई गोल्ड वगैरह पड़ा है या कोई प्रेशियस मेटल आपके पास पड़े हैं तो वो भी कैपिटल अकाउंट के जुमरे में आ जाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट में ये चीजें आ जाती है कि आपने बाहर जाके कोई ब्रांच खोली, आपने कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया लेकिन 50% से कम शेयर्स दिए आपने उस कंपनी के, आपने कोई डेरिवेटिव लिए, इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव, ठीक है ना। बस इतना आप याद है कि डेरिवेटिव भी शेयर्स की तरह एक चीज होती है बस। और रिजर्व आपके पास कोई गोल्ड पड़ा है तो वो आपके पास इस हेड में आएंगे। तो वो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि यार रिजर्व करंट किस अकाउंट में आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो आप कहेंगे कि सर वो कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। तो इसको आप पढ़ लें, नेट एरर एनोमेशन, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे फिर आप। तो आज के लिए यही काफी, ठीक है जी। अब आप अपने सवाल टाइप करते जाएं शाबाश। पूछो शाबाश। बाकी भी जरा बताएं ना, सिर्फ सलमान को दे रहे हैं। मुस्कान शाबाश, ये शाबाश खान, ठीक है जी। तो इसको आप पढ़ लें, इन दोनों में डिफरेंस आप देख लें। ये डिफरेंस एक दफा पूछ चुके हैं ना, एक होता है TOT, टर्म आफ्टर, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इसको भी कि जब सरप्लस आता है डिफरेंस को कल हम करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली, इसको देख लेते हैं कि किस तरह होता है ये, तो इसको भी देख लेते हैं। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।